प्रेमचंद द्वारा लिखित शीर्षक मंत्र। मंत्र में हम लोगों ने पढ़ा कि डॉक्टर चड्ढा नित्य स्वास्थ्य के नियम का पालन करने से स्वस्थ थे और उनके परिवार भी स्वास्थ्य के नियम का पालन करने से स्वस्थ था। कैलाश का सालगिरह था। सालगिरह के अवसर पर कैलाश की प्रेमिका यानी सहपाठी आई हुई थी। उसके द्वारा कैलाश से सर्प दिखाने का जिद करने लगी। कैलाश मृणालिनी और लोगों की भावनाओं को दूर करने के लिए सर्पों को दिखाना प्रारंभ कर दिया। एक व्यक्ति ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। यहाँ से आगे कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आनन फानन में मर जाए, लहर भी न आए। इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर दूसरे मित्र ने, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन कुछ कहते हो, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आँख से देख कर मानिए, दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, अर्थात कह सकते हैं अपने जिद को पूरा करने के लिए हर तरह से तत्पर है, तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है। आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का संग का समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं। अतएव इसीलिए वह आत्मरक्षा के लिए, स्वयं के रक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ, ये भी सत्य है। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है तो उसमें संदेह करने की कोई स्थान नहीं बचता है। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे ज़मीन पर रखना चाहा, पर वह
काला गेहुअन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहाँ से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर चड्ढा घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे। अर्थात इससे साबित होता है कि अपने पेशे के अनुसार वे कार्य करना चाहते थे, जिसमें उनको वो ज्ञान था कि इस तरह से करने से यह विष नहीं फैलेगा, इसलिए वैसा करना चाहते थे। मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ में पंखा झलने का अर्थात वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा न होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आँखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाले मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे भाई, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाक माल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, अर्थात मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती।
बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूँक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूँगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊँगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मन चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। तब एक मित्र उनके ने कहा, अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका। जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का काम ना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। नहीं, मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिसने जीवन के आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। नहीं, जीवन के नित्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। हाँ, जलमग्न हो गई तो जो न होना था वह हो गया। हाँ, यह सिद्ध हो रहा है कि जो न होना था वह हो गया। और तुम कहते हो कि जो कुछ होना था वह हो चुका। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निस्तब्ध संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि, खुशी की ध्वनि थी, अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। अर्थात वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह से भरा हुआ वातावरण था।